एक बार की बात है, हिंदुस्तान नामक शहर में एक व्यापारी रहता था जो इत्र बेचता था और उसकी रूपसा नाम की एक बेटी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। रूपसा की एक दोस्त थी जो कि एक परी थी। रूपसा और उसकी परी मित्र दोनों राज्य हिंदुस्तान में नृत्य और गायन कला में सर्वश्रेष्ठ थे। इस कारण से उन्हें परियों के देश के राजा, जिसका नाम राजा इंद्र था, उनके द्वारा उच्च पद पर रखा गया था। रूपसा के बाल दुनिया के सबसे सुंदर बालों में से थे, क्योंकि वह काते हुए सोने जैसे दिखते थे और उसकी महक ताजे गुलाब की महक जैसी थी। लेकिन उसके बाल इतने लंबे और घने थे कि उनका वजन अक्सर रूपसा के लिए असहनीय हो जाता था। एक दिन रूपसा ने अपने थोड़े से चमकते हुए बाल काट दिए। उन बालों को एक बड़े पत्ते में लपेटकर उसने उसे अपनी खिड़की के ठीक नीचे बहने वाली नदी में फेंक दिया। उसी समय ऐसा हुआ कि राजा का पुत्र शिकार पर गया था और वो पानी पीने को नदी पर गया, जहां उसके पास एक मुड़ा हुआ पत्ता तैरने लगा जिसमें से गुलाब की सुगंध आ रही थी। राजकुमार ने उसे खोला और भीतर उसे काते हुए सोने की तरह बालों की एक लट मिली। उसमें से एक धीमी मनमोहक सुगंध आ रही थी। जब राजकुमार उस दिन अपने महल पहुंचा तो वह इतना उदास और इतना शांत दिख रहा था कि उसके पिता ने सोचा कि राजकुमार कहीं बीमार तो नहीं हो गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा कि क्या बात है। राजकुमार ने नदी में मिले बालों की लट दिखाए और बोला, देखो पिताजी, क्या कभी आपने इस तरह सुंदर और मनमोहक बाल देखे हैं? आप ये जान लीजिए कि अगर मैं इस लड़की को देख ना लूं और उससे शादी ना कर लूं तब तक मैं जीते जी मरा हुआ महसूस करता रहूंगा। तब राजा ने तुरंत अपने सारे राज्य में दूतों को भेजा कि वह उस लड़की को ढूंढ निकाले जिसके बाल काते हुए सोने के समान दिखते हों। काफी खोजबीन के बाद अंत में उन्हें पता चला कि वह लड़की एक इत्र व्यापारी की बेटी है। इस सारी घटना की बातें तेजी पूरे राज्य में फैलती है। जल्द ही रूपसा ने यह भी सुना। उसने अपने पिता से कहा, यदि बाल मेरे हैं और राजा चाहता है कि मैं उसके बेटे से शादी करूं, तो मुझे ऐसा करना चाहिए। लेकिन आप राजा से मेरी एक शर्त मानने के लिए कहें कि शादी के बाद मैं पूरे दिन महल में रहूंगी, लेकिन जैसे ही रात होगी मैं अपने पुराने घर लौट आऊंगी। उसके पिता ने आश्चर्य से उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि वह जानता था कि रूपसा उससे ज्यादा समझदार है। बेशक बाल रूपसा के थे और जल्द ही राजा ने इत्र व्यापारी को बुलाया और उससे कहा कि वह चाहता है कि उसकी बेटी की शादी राजकुमार से हो। व्यापारी ने अपना सिर 3 बार जमीन पर झुकाया। उसने कहा, है राजन, आप ही हमारे स्वामी हैं और जो कुछ आप हमसे कहते हैं वह हम करेंगे। किंतु मेरी बेटी केवल इतनी अनुमति चाहती है कि यदि शादी के बाद वह पूरे दिन महल में रहती है तो उसे हर रात अपने पुराने घर लौटने की अनुमति दी जाए। राजा को ये एक बहुत ही अजीब अनुरोध लगा, लेकिन राजा ने सोचा कि आखिरकार यह उसके बेटे का मामला है और लड़की निश्चित रूप से जल्द ही आने जाने से थक जाएगी, इसलिए उसको इस शर्त को मानने में कोई कठिनाई नहीं लगी। राजा के हाँ कहते ही फटाफट सारी तैयारियां कर ली गई और शादी भी बड़े हर्षोल्लास के साथ की गई। राजकुमार भी रूपसा की शर्त से ज्यादा चिंतित नहीं था, बल्कि वो इस बात से ही बहुत खुश था कि वह कम से कम दिन में अपनी दुल्हन को देखेगा, बातें करेगा और उसके साथ समय बिता पाएगा। लेकिन उसकी ये खुशी तब निराशा में बदल गई जब उसने पाया कि रूपसा कुछ भी नहीं करती। वो पूरे समय एक स्टूल पर बैठी रहती है, उसका सिर उसके घुटनों पर आगे झुक रहता है और राजकुमार भी उसे एक भी शब्द कहने के लिए राजी नहीं कर सका। हर शाम उसे एक पालकी में बिठाकर वापस उसके घर ले जाया जाता था, जिसे 4 आदमियों के कंधों पर डंडे से ढोया जाता था। उस समय का एक परिवहन जिसे पालकी कहा जाता था। हर सुबह रूपसा भोर के तुरंत बाद लौट आती थी, लेकिन उसके होठों से न तो कोई शब्द निकला और न वह दिन भर किसी तरह के भाव अपने चेहरे पर लाती। राजकुमार को पता ही नहीं चलता कि उसके जीवन में क्या चल रहा है।
दुखी और परेशान राजकुमार महल के पास एक पुराने और सुंदर बगीचे में घूम रहा था जब वह बूढ़े माली के पास आया। इस माली ने राजकुमार के परदादा की सेवा की थी। जब बूढ़े माली ने राजकुमार को देखा तो वह आया और उसके सामने झुककर कहा, बच्चे, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, क्या बात है? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं दुखी हूँ क्योंकि मैंने सितारों की तरह प्यारी पत्नी से शादी की है, लेकिन वह मुझसे एक शब्द भी नहीं बोलती और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। रात के वक्त वह मुझे छोड़ देती है, अपने पिता के घर में चली जाती है। प्रतिदिन वह मेरे पास तो होती है लेकिन सिर्फ बैठी रहती है, मानो पत्थर हो गई हो, और जो कुछ मैं कहूँ या करूँ वो प्रतिसाद नहीं देती। माली ने राजकुमार से उसकी प्रतीक्षा करने को कहा। थोड़ी देर बाद वह 5-6 छोटे पैकेट लेकर वापस आया जिसे उसने युवक के हाथ में रख दिया। उसने कहा, कल जब आपकी दुल्हन महल छोड़ती है तो इन पैकेटों में से किसी एक से पाउडर को अपने शरीर पर छिड़के। ऐसा करने से आप अदृश्य हो जाएंगे लेकिन आप सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। राजकुमार ने उसे धन्यवाद दिया और पैकेट को ध्यान से अपनी पगड़ी में रख दिया। अगली रात जब रूपसा अपने पिता के घर जाने लगी तो राजकुमार ने अपने ऊपर जादू का पाउडर छिड़का और फिर उसके पीछे पीछे दौड़ा। वास्तव में वह हर किसी के लिए अदृश्य था, हालांकि वह हमेशा की तरह सब कुछ देख और महसूस कर रहा था। पालकी के पीछे पीछे वो इत्र व्यापारी के घर की ओर चल दिया। वहां उसकी दुल्हन घर में दाखिल हुई, वह चुपचाप उसके पीछे पीछे गया। रूपसा अपने कमरे में चली गई जहां 2 बड़े बड़े बर्तन रखे थे, एक गुलाब के जल से भरा हुआ था और एक पानी का था। इनसे उसने नहाया और फिर उसने अपने पैरों में चांदी के पायल पहने और अपने गले में मोतियों की डोरियों को लपेटा, जबकि गुलाब की एक माला उसके सिर पर थी। पूरी तरह से तैयार होने पर वो 4 पैरों वाले स्टूल पर बैठ गईं, जिसके ऊपर रेशमी पर्दों वाला एक छत्र था। उसने अपने चारों ओर खींचा, फिर उसने पुकारा, उठो, आसन उठो। वो स्टूल तुरंत हवा में ऊपर उठ गया। अदृश्य राजकुमार, जिसने इन सभी घटना को बड़े आश्चर्य के साथ देखा था, जैसे ही वह उड़ने लगे स्टूल के एक पैर को पकड़ लिया और खुद भी उसके साथ उड़ने लगा। कुछ ही देर में वे रूपसा की परी मित्र के ठिकाने पहुँचे। परी दहलीज पर इंतजार कर रही थी, वह भी रूपसा की ही तरह सुंदर कपड़े पहने हुए थे। जब स्टूल उसके दरवाजे पर रुकी तो परी को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आज ये स्टूल क्यों टेढ़ा उड़ रहा था? मुझे संदेह है कि तुम अपने पति से बात कर रही होगी, इसलिए ये सीधे नहीं उड़ रहा। लेकिन रूपसा ने बताया कि उसने अपने पति से एक भी शब्द नहीं कहा है और उसे नहीं पता कि स्टूल क्यों एक तरफ झुक के उड़ रहा है। परी को संदेह हुआ, लेकिन उसने आगे कुछ भी नहीं कहा और वो रूपसा के पास बैठ गई। राजकुमार फिर से एक पैर को मजबूती से पकड़े हुए हवा में उड़ने लगा। वो सब तब तक हवा उड़े जब तक कि वह राजा इंद्र के महल तक नहीं पहुंच गए। उस दिन रूपसा चुपचाप बैठी रही, लेकिन जब राजकुमार ने उससे बात की तो उसने उससे उत्तर दिया, और जब सांझ हुई और उसके जाने का समय हो गया तब भी वह बैठी रही। राजकुमार उसके पास आया और धीरे से बोला, क्या तुम आज रात अपने घर वापस नहीं जा रही हो? रूपसा उस पर वह उठी और फुसफुसाते हुए उसकी बाहों में समा गई। फिर कभी नहीं, नहीं, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगी। तो राजकुमार ने अपनी खूबसूरत दुल्हन को जीत लिया। उनका सारा जीवन जादू से भर गया, परियों वाले जादू से नहीं, प्यार के जादू से।